है कि मेरा पूछना बनता नहीं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएंगी वहाँ पीछे क्या हुआ था। दादी माँ कहती है गाड़ी रोको। दादी माँ उसकी बात की इग्नोर करके चली जाती है और मुलाजिम को बुरा लगता है। वो भी अपने रूम में चला जाता है और याद करता है कि कैसे अली साहब ने मुझे अपना दोस्त माना है, भाई की तरह समझा है मुझे। मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। वो ये सब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर वो एक ख़त लिखता है दादी को, जिसमें लिखा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी मैडम, अब ऐसा वक्त आ गया है जहां मुझे वफ़ादारी और गद्दारी के बीच का फ़र्क भी समझ नहीं आ रहा। हम सीधे सादे लोग हैं मैडम। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद इनसे सच नहीं छुपा सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम। फिर मुलाजिम याकूब अली को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जैसे सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का इरादा कर लेता है और दादी माँ को भी कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या कर दिया आपने, मैंने तो सब कुछ आपके हवाले किया गया था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दादी माँ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हो सकता है इसी में सबकी बेहतरी हो। अली दादी की ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ मेरी जान पे बनी है और आप कह रही हैं कि मैं काम करूँ। मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिरर भी बहुत परेशान होती है और अली के ख्यालों में खोई होती है। वो जागती है सारी रात कि क्या होगा कल। फिर वो नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे मौला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी और मेरी अम्मी की अली आसानियाँ पैदा फरमा। इधर मुलाजिमा दादी माँ के पास आती है और कहती है कि आप कल रात से यहाँ बैठी हैं। दादी माँ मुलाजिमा से कहती है कि अब सुबह हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अंदर का उजाला अंधेरे में बदलने लगे तो बाहर की रोशनी बेमायनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतना कमज़ोर समझूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अली की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे गुनहगार या विलन समझने लगे तो ये खौफ मुझे जीने नहीं देगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने माजी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई अपनी नहीं करेगा कि मैं भी मजबूर थी। ये सब ही कहेंगे कि जो बोया था वही काट रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुलाजमा कहती है कि मैडम आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगी। फिर मैं अली साहब को क्या जवाब दूंगी। मैडम कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब से अली के तमाम सवाल एक ही नुक्ते पर आकर रुकेंगे। अब किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इससे भी नहीं। दूसरी तरफ एलिया अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, ये इसकी कीमत है तुम्हारे लिए, इसकी रकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुलाजमा कहती है बस इस बात का ध्यान रखना मैडम कि इस किसी को पता ना चले। एलिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम जानती नहीं तुमने ये बात किससे करती है। मैं किसी से नहीं डरती। इधर मिरर शादी की तैयारियां चल रही हैं। मिरर अपनी अम्मी से कहती है कि आराम भी कर लें, सुबह से काम में लगी हुई हैं, काम कर। वो कहती है कि जब बेटी की शादी हो तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती हैं, तुम भी हेल्प करो मेरी। मिरर अपनी अम्मी से कहती है कि मैंने तो कभी नहीं बताया किसी को, कल मेरी शादी है, अली को भी नहीं पता इस बात का। मिरर की अम्मी कहती है कि रहने दो, बाद में बता देना कि मेरी शादी हो गई है। मिरल का चाचा जान सारा जहेज का सामान लाता है और मिरल कहती है चाचा जान ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। चाचा जान कहता है कि भाईजान होते आज तो ये सब करते, लेकिन मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मिरल चाचा जान की ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और मिरल की अम्मी भी भाईजान से कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुलाजिम अली को कॉल करके बताता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अली कहता है कि जो भी बात है मुझे खुल के बताओ, दादी माँ ठीक हैं। वो कहता है जी सब ठीक ठाक। मुलाजिम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। अली कहता है कि बताओ क्या बात है। मुलाजिम हिम्मत करके बता ही देता है कि मिरल की शादी है कल। अली ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने फ़ौरन आता हूँ। फिर अली दादी माँ को कॉल करके कहता है मैं तो मिरल का आपके हवाले करके गया था, वो आपकी इमानत थी, अब आपके पास मेरी। फिर ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ, बताएं मुझे। दादी माँ हैरान हो जाती है और उसे कैसे पता चला। फिर वो कहती है कि
तुम ने ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर अली कहता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं काम पे ध्यान दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अली की यह बात सुनकर दादी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। फिर अली फ़ौरन अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना है, फ़ौरन मेरी फ़्लाइट बुक करवाओ। वो फ़ौरन टिकट करवाता है और अली वापस आता है। वो सीधा अपने मुलाजिम के साथ बाइक पर शादी हाल पहुंचता है, जहां सब अली को ऐसे परेशान देखकर हैरान होते हैं और भी कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। वो गुस्से में दूल्हे को मारना शुरू कर देता है और कहता है मिरल सिर्फ मेरी है, इससे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे। मिरल भी अली की ये बात सुनकर खुश भी होती है और हैरान भी होती है। उधर दादी माँ मैनेजर को कॉल करके कहती है कि पूछती है कि तुम लोग यहाँ कहाँ हो। वो दादी माँ को बताता है कि अली साहब तो मुलाजिम के साथ बाइक पर चले गए हैं। और फिर दादी माँ गुस्से से कहती है कि तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसके पीछे। वो फ़ौरन उसके पीछे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अली इधर फ़ौरन मिरर से निकाह कर लेगा या दादी माँ की असलियत सामने आ जाएगी? अली के मिरर के घर वाले करवा देंगे इसकी शादी अली के साथ। जब दादी को इनके निकाह का पता चलेगा तो क्या होगा, ये जानते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, मिरल और अली का निकाह हो जाएगा और सब हैरान हो जाएंगे। मुलाजिम दादी माँ से कहता है कि मेरा पूछना बनता नहीं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएंगी वहाँ पीछे क्या हुआ था? दादी माँ कहती है गाड़ी रोको। दादी माँ उसकी बात की इग्नोर करके चली जाती है और मुलाजिम को बुरा लगता है। वो भी अपने रूम में चला जाता है और याद करता है कि कैसे अली साहब ने मुझे अपना दोस्त माना है, भाई की तरह समझा है मुझे। मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। वो ये सब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर वो एक ख़त लिखता है दादी को, जिसमें लिखा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी मैडम, अब ऐसा वक्त आ गया है जहां मुझे वफ़ादारी और गद्दारी के बीच का फ़र्क भी समझ नहीं आ रहा। हम सीधे सादे लोग हैं मैडम, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद इनसे सच नहीं छुपा सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम। फिर मुलाजिम याकूब अली को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जैसे सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का इरादा कर लेता है और दादी माँ को भी कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या कर दिया आपने, मैंने तो सब कुछ आपके हवाले किया गया था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दादी माँ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हो सकता है इसी में सबकी बेहतरी हो। अली दादी की ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आप कह रही हैं कि मैं काम करूँ, मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिरर भी बहुत परेशान होती है और अली के ख्यालों में खोई होती है। वो जागती है सारी रात के क्या होगा कल। फिर वो नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे मौला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी और मेरी अम्मी की अली आसानियाँ पैदा फरमा। इधर मुलाजिमा दादी माँ के पास आती है और कहती है कि आप कल रात से यहाँ बैठी हैं। दादी माँ मुलाजिमा से कहती है कि अब सुबह हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अंदर का उजाला अंधेरे में बदलने लगे तो बाहर की रोशनी बेमायनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतना कमज़ोर समझूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अली की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे गुनहगार या विलन समझने लगे तो ये खौफ मुझे जीने नहीं देगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने माजी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी, कोई अपनी नहीं करेगा कि मैं भी मजबूर थी। ये सब ही कहेंगे कि जो बोया था वही काट रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुलाजमा कहती है कि मैडम आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगी, फिर मैं अली साहब को क्या जवाब दूँगी? मैडम कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब से अली के तमाम सवाल एक ही नुक्ते पर आकर रुकेंगे। अब किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इससे भी नहीं। दूसरी तरफ एलिया अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, ये इसकी कीमत है, तुम्हारे लिए इसकी रकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुलाजमा कहती है बस इस बात का ध्यान रखना मैडम कि इस किसी को पता ना चले। एलिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम जानती नहीं तुमने ये बात किससे करती है, मैं किसी से नहीं डरती। इधर मिरल शादी की तैयारियां चल रही हैं। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि आराम भी कर लें, सुबह से काम में लगी हुई हैं, काम कर। वो कहती है कि जब बेटी की शादी हो तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती हैं।
तुम भी हेल्प करो मेरी। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि मैंने तो कभी नहीं बताया किसी को, कल मेरी शादी है, अली को भी नहीं पता इस बात का। मिरल की अम्मी कहती है कि रहने दो, बाद में बता देना कि मेरी शादी हो गई है। मिरल का चाचा जान सारा जहेज का सामान लाता है और मिरल कहती है चाचा जान ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। चाचा जान कहता है कि भाईजान होते आज तो ये सब करते, लेकिन मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मिरल चाचा जान की ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और मिरल की अम्मी भी भाईजान से कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुलाजिम अली को कॉल करके बताता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अली कहता है कि जो भी बात है मुझे खुल के बताओ, दादी माँ ठीक हैं? वो कहता है जी सब ठीक ठाक। मुलाजिम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। अली कहता है कि बताओ क्या बात है। मुलाजिम हिम्मत करके बता ही देता है कि मिरल की शादी है कल। अली ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने फ़ौरन आता हूँ। फिर अली दादी माँ को कॉल करके कहता है मैं तो मिरल का आपके हवाले करके गया था, वो आपकी इमानत थी, अब आपके पास मेरी फिर ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ, बताएं मुझे। दादी माँ हैरान हो जाती है और उससे कैसे पता चला। फिर वो कहती है कि तुमने ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर अली कहता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं काम पे ध्यान दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अली की यह बात सुनकर दादी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। फिर अली फ़ौरन अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना है, फ़ौरन मेरी फ़्लाइट बुक करवाओ। वो फ़ौरन टिकट करवाता है और अली वापस आता है। वो सीधा अपने मुलाजिम के साथ बाइक पर शादी हाल पहुंचता है, जहां सब अली को ऐसे परेशान देखकर हैरान होते हैं और भी कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। वो गुस्से में दूल्हे को मारना शुरू कर देता है और कहता है मिरल सिर्फ मेरी है, इससे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे। मिरल भी अली की ये बात सुनकर खुश भी होती है और हैरान भी होती है। उधर दादी माँ मैनेजर को कॉल करके कहती है कि पूछती है कि तुम लोग यहाँ कहाँ हो। वो दादी माँ को बताता है कि अली साहब तो मुलाजिम के साथ बाइक पर चले गए हैं। और फिर दादी माँ गुस्से से कहती है कि तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसके पीछे। वो फ़ौरन उसके पीछे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अली इधर फ़ौरन मिरर से निकाह कर लेगा या दादी माँ की असलियत सामने आ जाएगी? अली के मिरर के घर वाले करवा देंगे इसकी शादी अली के साथ। जब दादी को इनके निकाह का पता चलेगा तो क्या होगा, ये जानते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, मिरल और अली का निकाह हो जाएगा। मुलाजिम दादी माँ से कहता है कि मेरा पूछना बनता नहीं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएंगी वहाँ पीछे क्या हुआ था? दादी माँ कहती है गाड़ी रोको। दादी माँ उसकी बात की इग्नोर करके चली जाती है और मुलाजिम को बुरा लगता है। वो भी अपने रूम में चला जाता है और याद करता है कि कैसे अली साहब ने मुझे अपना दोस्त माना है, भाई की तरह समझा है मुझे। मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। वो ये सब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर वो एक ख़त लिखता है दादी को, जिसमें लिखा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी मैडम, अब ऐसा वक्त आ गया है जहां मुझे वफ़ादारी और गद्दारी के बीच का फ़र्क भी समझ नहीं आ रहा। हम सीधे सादे लोग हैं मैडम, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद इनसे सच नहीं छुपा सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम। फिर मुलाजिम याकूब अली को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जैसे सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का इरादा कर लेता है और दादी माँ को भी कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या कर दिया आपने, मैंने तो सब कुछ आपके हवाले किया गया था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दादी माँ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हो सकता है इसी में सबकी बेहतरी हो। अली दादी की ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आप कह रही हैं कि मैं काम करूँ, मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिरर भी बहुत परेशान होती है और अली के ख्यालों में खोई होती है। वो जागती है सारी रात के क्या होगा कल। फिर वो नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे मौला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी और मेरी अम्मी की लिए आसानियाँ पैदा फरमा। इधर मुलाजिमा दादी माँ के पास आती है और कहती है कि आप कल रात से यहाँ बैठी हैं। दादी माँ मुलाजिमा से कहती है कि अब सुबह हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अंदर का उजाला अंधेरे में बदलने लगे तो बाहर की रोशनी बेमायनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतना कमज़ोर समझूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अली की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे गुनहगार या
کہ وہ مجھے گنہگار یا ویلن سمجھنے لگے تو یہ خوف مجھے جینے نہیں دے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے ماضی کی غلطیوں کی قیمت چکانی پڑے گی، کوئی اپنی نہیں کرے گا کہ میں بھی مجبور تھی۔ یہ سب ہی کہیں گے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ملازمہ کہتی ہے کہ میڈم آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بیمار پڑ جائیں گی، پھر میں علی صاحب کو کیا جواب دوں گی۔ میڈم کہتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے علی کے تمام سوال ایک ہی نقطے پر آ کر رکیں گے، وہ اب کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، اس سے بھی نہیں۔ دوسری طرف ایلیا اپنی ملازمہ سے کہتی ہے کہ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، یہ اس کی قیمت ہے، تمہارے لیے اس کی رقم بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ملازمہ کہتی ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا میڈم کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایلیا یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تھپڑ تمہیں یاد رہے گا، تم نے میری انسلٹ کی ہے، تم جانتی نہیں تم نے یہ بات کس سے کرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ ادھر میرل شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میرل اپنی امی سے کہتی ہے کہ آرام بھی کر لیں، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو ماں کیسے آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، تم بھی ہیلپ کرو میری۔ میرل اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں بتایا کسی کو کل میری شادی ہے، علی کو بھی نہیں پتا اس بات کا۔ میرل کی امی کہتی ہے کہ رہنے دو، بعد میں بتا دینا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرل کا چاچا جان سارا جہیز کا سامان لاتا ہے اور میرل کہتی ہے چاچا جان یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چاچا جان کہتا ہے کہ بھائی جان ہوتے آج تو یہ سب کرتے، لیکن میں ان کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں کہ میری بچی کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میرل چچا جان کی یہ بات سن کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور میرل کی امی بھی بھائی جان سے کہتی ہے کہ بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ملازم علی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ علی کہتا ہے کہ جو بھی بات ہے مجھے کھل کے بتاؤ، دادی ماں ٹھیک ہیں؟ وہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ٹھاک۔ ملازم کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ علی کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ ملازم ہمت کر کے بتا ہی دیتا ہے کہ میرل کی شادی ہے کل۔ علی یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فوراً آتا ہوں۔ پھر علی دادی ماں کو کال کر کے کہتا ہے میں تو میرل کا آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، وہ آپ کی امانت تھی، اب آپ کے پاس میری پھر یہ سب کچھ کیا سن رہا ہوں، بتائیں مجھے۔ دادی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اسے کیسے پتہ چلا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ سب بھول جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ پھر علی کہتا ہے کہ یہاں میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کام پہ دھیان دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی کی یہ بات سن کر دادی ماں کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ پھر علی فوراً اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت واپس جانا ہے، فوراً میری فلائٹ بک کرواؤ۔ وہ فوراً ٹکٹ کرواتا ہے اور علی واپس آتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے ملازم کے ساتھ بائک پر شادی ہال پہنچتا ہے، جہاں سب علی کو ایسے پریشان دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں بتایا۔ وہ غصے میں دولہے کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرل صرف میری ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا سوائے میرے۔ میرل بھی علی کی یہ بات سن کر خوش بھی ہوتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے۔ ادھر دادی ماں مینیجر کو کال کر کے کہتی ہے کہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ یہاں کہاں ہو۔ وہ دادی ماں کو بتاتا ہے کہ علی صاحب تو ملازم کے ساتھ بائک پر چلے گئے ہیں، اور پھر دادی ماں غصے سے کہتی ہے کہ تم لوگ وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، جاؤ اس کے پیچھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کیا علی ادھر فوراً میرل سے نکاح کر لے گا یا دادی ماں کی اصلیت سامنے آ جائے گی؟ علی کے میرل کے گھر والے کروا دیں گے اس کی شادی علی کے ساتھ۔ جب دادی کو ان کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا یہ پوچھنا بنتا نہیں، لیکن اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ بتائیں گی وہاں پیچھے کیا ہوا تھا؟ دادی ماں کہتی ہے گاڑی روکو۔ دادی ماں اس کی بات کی اگنور کر کے چلی جاتی ہے اور ملازم کو برا لگتا ہے۔ وہ بھی اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کیسے علی صاحب نے مجھے اپنا دوست مانا ہے، بھائی کی طرح سمجھا ہے مجھے، میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ ایک خط لکھتا ہے دادی کو، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی میڈم، اب ایسا وقت آ گیا ہے جہاں مجھے وفاداری اور غداری کے بیچ کا فرق بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں میڈم، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن میں اب مزید ان سے سچ نہیں چھپا سکتا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا میڈم۔ پھر
मुलाजिम याकूब अली को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जैसे सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का इरादा कर लेता है और दादी माँ को भी कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या कर दिया आपने, मैंने तो सब कुछ आपके हवाले किया गया था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दादी माँ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हो सकता है इसी में सबकी बेहतरी हो। अली दादी की ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आप कह रही हैं कि मैं काम करूँ, मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिरर भी बहुत परेशान होती है और अली के ख्यालों में खोई होती है। वो जागती है सारी रात के क्या होगा कल। फिर वो नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे मौला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी और मेरी अम्मी की लिए आसानियाँ पैदा फरमा। इधर मुलाजिमा दादी माँ के पास आती है और कहती है कि आप कल रात से यहाँ बैठी हैं। दादी माँ मुलाजिमा से कहती है कि अब सुबह हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अंदर का उजाला अंधेरे में बदलने लगे तो बाहर की रोशनी बेमायनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतना कमज़ोर समझूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अली की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे गुनहगार या विलन समझने लगे तो ये खौफ मुझे जीने नहीं देगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने माजी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई अपनी नहीं करेगा कि मैं भी मजबूर थी। ये सब ही कहेंगे कि जो बोया था वही काट रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुलाजमा कहती है कि मैडम आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगी, फिर मैं अली साहब को क्या जवाब दूंगी। मैडम कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब से अली के तमाम सवाल एक ही नुक्ते पर आकर रुकेंगे। अब किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इससे भी नहीं। दूसरी तरफ एलिया अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, ये इसकी कीमत है, तुम्हारे लिए इसकी रकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुलाजमा कहती है बस इस बात का ध्यान रखना मैडम कि किसी को पता ना चले। एलिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम जानती नहीं तुमने ये बात किससे करती है। मैं किसी से नहीं डरती। इधर मेरे शादी की तैयारियां चल रही हैं। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि आराम भी कर लें, सुबह से काम में लगी हुई हैं, काम कर। वो कहती है कि जब बेटी की शादी हो तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती हैं, तुम भी हेल्प करो मेरी। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि मैंने तो कभी नहीं बताया किसी को, कल मेरी शादी है, अली को भी नहीं पता इस बात का। मिरल की अम्मी कहती है कि रहने दो, बाद में बता देना कि मेरी शादी हो गई है। मिरल का चाचा जान सारा जहेज का सामान लाता है और मेरे कहती है चाचा जान ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। चाचा जान कहता है कि भाईजान होते आज तो ये सब करते, लेकिन मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मिरल चाचा जान की ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और मिरल की अम्मी भी भाईजान से कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुलाजिम अली को कॉल करके बताता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अली कहता है कि जो भी बात है मुझे खुल के बताओ, दादी माँ ठीक हैं। वो कहता है जी सब ठीक ठाक। मुलाजिम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। अली कहता है कि बताओ क्या बात है। मुलाजिम हिम्मत करके बता ही देता है कि मिरल की शादी है कल। अली ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने फ़ौरन आता हूँ। फिर अली दादी माँ को कॉल करके कहता है मैं तो मिरल का आपके हवाले करके गया था, वो आपकी इमानत थी, अब आपके पास मेरी। फिर ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ, बताएं मुझे। दादी माँ हैरान हो जाती है और उसे कैसे पता चला। फिर वो कहती है कि तुमने ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर अली कहता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं काम पे ध्यान दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अली की यह बात सुनकर दादी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। फिर अली फ़ौरन अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना है, फ़ौरन मेरी फ़्लाइट बुक करवाओ। वो फ़ौरन टिकट करवाता है और अली वापस आता है। वो सीधा अपने मुलाजिम के साथ बाइक पर शादी हाल पहुंचता है, जहां सब अली को ऐसे परेशान देखकर हैरान होते हैं और भी कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। वो गुस्से में दूल्हे को मारना शुरू कर देता है और कहता है मिरल सिर्फ मेरी है, इससे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे। मिरल भी अली की ये बात सुनकर खुश भी होती है और हैरान भी होती है। उधर दादी माँ मैनेजर को कॉल करके कहती है कि पूछती है कि तुम लोग यहाँ कहाँ हो। वो
दादी माँ को बताता है कि अली साहब तो मुलाजिम के साथ बाइक पर चले गए हैं और फिर दादी माँ गुस्से से कहती है कि तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसके पीछे। वो फ़ौरन उसके पीछे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अली इधर फ़ौरन मिलर से निकाह कर लेगा या दादी माँ की असलियत सामने आ जाएगी? अली के मिलर के घर वाले करवा देंगे इसकी शादी अली के साथ। जब दादी को इनके निकाह का पता चलेगा तो क्या होगा, ये जानते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, मिरल और अली का निकाह हो जाएगा और सब हैरान हो जाएंगे। मुलाजिम दादी माँ से कहता है कि मेरा पूछना बनता नहीं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएंगी वहाँ पीछे क्या हुआ था? दादी माँ कहती है गाड़ी रोको। दादी माँ उसकी बात की इग्नोर करके चली जाती है और मुलाजिम को बुरा लगता है। वो भी अपने रूम में चला जाता है और याद करता है कि कैसे अली साहब ने मुझे अपना दोस्त माना है, भाई की तरह समझा है मुझे। मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। वो ये सब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर वो एक ख़त लिखता है दादी को, जिसमें लिखा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी मैडम, अब ऐसा वक्त आ गया है जहां मुझे वफ़ादारी और गद्दारी के बीच का फ़र्क भी समझ नहीं आ रहा। हम सीधे सादे लोग हैं मैडम। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद इनसे सच नहीं छुपा सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम। फिर मुलाजिम याकूब अली को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जैसे सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का इरादा कर लेता है और दादी माँ को भी कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या कर दिया आपने? मैंने तो सब कुछ आपके हवाले किया गया था, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दादी माँ से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हो सकता है इसी में सबकी बेहतरी हो। अली दादी की ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ मेरी जान पे बनी है और आप कह रही हैं कि मैं काम करूँ। मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिरर भी बहुत परेशान होती है और अली के ख्यालों में खोई होती है। वो जागती है सारी रात के क्या होगा कल। फिर वो नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे मौला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी और मेरी अम्मी की अली आसानियाँ पैदा फरमा। इधर मुलाजिमा दादी माँ के पास आती है और कहती है कि आप कल रात से यहाँ बैठी हैं। दादी माँ मुलाजिमा से कहती है कि अब सुबह हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अंदर का उजाला अंधेरे में बदलने लगे तो बाहर की रोशनी बेमायनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इतना कमज़ोर समझूंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अली की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे गुनहगार या विलन समझने लगे तो ये खौफ मुझे जीने नहीं देगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने माजी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई अपनी नहीं करेगा कि मैं भी मजबूर थी। ये सब ही कहेंगे कि जो बोया था वही काट रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुलाजमा कहती है कि मैडम आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगी। फिर मैं अली साहब को क्या जवाब दूंगी? मैडम कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब से अली के तमाम सवाल एक ही नुक्ते पर आकर रुकेंगे। अब किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इससे भी नहीं। दूसरी तरफ एलिया अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, ये इसकी कीमत है, तुम्हारे लिए इसकी रकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुलाजमा कहती है बस इस बात का ध्यान रखना मैडम कि इस किसी को पता ना चले। एलिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम जानती नहीं तुमने ये बात किससे करती है। मैं किसी से नहीं डरती। इधर मिरल शादी की तैयारियां चल रही हैं। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि आराम भी कर लें, सुबह से काम में लगी हुई हैं, काम कर। वो कहती है कि जब बेटी की शादी हो तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती हैं, तुम भी हेल्प करो मेरी। मिरल अपनी अम्मी से कहती है कि मैंने तो कभी नहीं बताया किसी को, कल मेरी शादी है, अली को भी नहीं पता इस बात का। मिरल की अम्मी कहती है कि रहने दो, बाद में बता देना कि मेरी शादी हो गई है। मिरल का चाचा जान सारा जहेज़ का सामान लाता है और मिरल कहती है चाचा जान ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। चाचा जान कहता है कि भाईजान होते आज तो ये सब करते, लेकिन मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मिरल चाचा जान की ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और मिरल की अम्मी भी भाईजान से कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका,
ادھر ملازم علی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ علی کہتا ہے کہ جو بھی بات ہے مجھے کھل کے بتاؤ، دادی ماں ٹھیک ہیں؟ وہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ٹھاک۔ ملازم کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ علی کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ ملازم ہمت کر کے بتا ہی دیتا ہے کہ مرل کی شادی ہے کل۔ علی یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فوراً آتا ہوں۔ پھر علی دادی ماں کو کال کر کے کہتا ہے میں تو مرل کا آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، وہ آپ کی امانت تھی، اب آپ کے پاس میری پھر یہ سب کچھ کیا سن رہا ہوں بتائیں مجھے۔ دادی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اسے کیسے پتہ چلا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ سب بھول جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ پھر علی کہتا ہے کہ یہاں میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کام پہ دھیان دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی کی یہ بات سن کر دادی ماں کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ پھر علی فوراً اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت واپس جانا ہے، فوراً میری فلائٹ بک کرواؤ۔ وہ فوراً ٹکٹ کرواتا ہے اور علی واپس آتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے ملازم کے ساتھ بائک پر شادی ہال پہنچتا ہے، جہاں سب علی کو ایسے پریشان دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں بتایا۔ وہ غصے میں دولہے کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مرل صرف میری ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا سوائے میرے۔ مرل بھی علی کی یہ بات سن کر خوش بھی ہوتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے۔ ادھر دادی ماں مینیجر کو کال کر کے کہتی ہے کہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ یہاں کہاں ہو۔ وہ دادی ماں کو بتاتا ہے کہ علی صاحب تو ملازم کے ساتھ بائک پر چلے گئے ہیں، اور پھر دادی ماں غصے سے کہتی ہے کہ تم لوگ وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، جاؤ اس کے پیچھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کیا علی ادھر فوراً مرل سے نکاح کر لے گا یا دادی ماں کی اصلیت سامنے آ جائے گی؟ علی کے مرل کے گھر والے کروا دیں گے اس کی شادی علی کے ساتھ۔ جب دادی کو ان کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ جانتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ جی ہاں، مرل اور علی کا نکاح ہو جائے گا۔ ملازم دادی ماں سے کہتا ہے کہ میرا پوچھنا بنتا نہیں، لیکن اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ بتائیں گی وہاں پیچھے کیا ہوا تھا؟ دادی ماں کہتی ہے گاڑی روکو۔ دادی ماں اس کی بات کی اگنور کر کے چلی جاتی ہے اور ملازم کو برا لگتا ہے۔ وہ بھی اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کیسے علی صاحب نے مجھے اپنا دوست مانا ہے، بھائی کی طرح سمجھا ہے مجھے، میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ سب بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ ایک خط لکھتا ہے دادی کو، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی میڈم، اب ایسا وقت آ گیا ہے جہاں مجھے وفاداری اور غداری کے بیچ کا فرق بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں میڈم، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن میں اب مزید ان سے سچ نہیں چھپا سکتا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا میڈم۔ پھر ملازم یعقوب علی کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے، جیسے سن کر وہ فوراً واپس آنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور دادی ماں کو بھی کال کر کے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا کر دیا آپ نے، میں نے تو سب کچھ آپ کے حوالے کیا گیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دادی ماں سے کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، تم اپنے کام پر دھیان دو، ہو سکتا ہے اسی میں سب کی بہتری ہو۔ علی دادی کی یہ بات سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، یہاں میری جان پہ بنی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کام کروں، میں فوراً واپس آ رہا ہوں۔ دوسری طرف مرل بھی بہت پریشان ہوتی ہے اور علی کے خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے۔ وہ جاگتی ہے ساری رات کہ کیا ہوگا کل۔ پھر وہ نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ میرے مولا، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری اور میری امی کی علی آسانیاں پیدا فرما۔ ادھر ملازمہ دادی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کل رات سے یہاں بیٹھی ہیں۔ دادی ماں ملازمہ سے کہتی ہے کہ اب صبح ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب اندر کا اجالا اندھیرے میں بدلنے لگے تو باہر کی روشنی بے معنی لگتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں خود کو اتنا کمزور سمجھوں گی، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں لیکن علی کی دوری برداشت نہیں کر سکتی، وہ مجھے گنہگار یا ویلن سمجھنے لگے تو یہ خوف مجھے جینے نہیں دے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے ماضی کی غلطیوں کی قیمت چکانی پڑے گی، کوئی اپنی نہیں کرے گا کہ میں بھی مجبور تھی، یہ سب ہی کہیں گے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ملازمہ کہتی ہے کہ میڈم آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بیمار پڑ جائیں گی، پھر میں علی صاحب کو کیا جواب دوں گی؟ میڈم کہتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب سے علی کے تمام سوال ایک ہی نقطے پر آ کر رکیں گے، وہ اب کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، اس سے بھی نہیں۔
دوسری طرف ایلیا اپنی ملازمہ سے کہتی ہے کہ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، یہ اس کی قیمت ہے، تمہارے لیے اس کی رقم بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ملازمہ کہتی ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا میڈم کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایلیا یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تھپڑ تمہیں یاد رہے گا، تم نے میری انسلٹ کی ہے، تم جانتی نہیں تم نے یہ بات کس سے کرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ ادھر میرل شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میرل اپنی امی سے کہتی ہے کہ آرام بھی کر لیں، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہے تو ماں کیسے آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، تم بھی ہیلپ کرو میری۔ میرل اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں بتایا کسی کو، کل میری شادی ہے، علی کو بھی نہیں پتہ اس بات کا۔ میرل کی امی کہتی ہے کہ رہنے دو، بعد میں بتا دینا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرل کا چاچا جان سارا جہیز کا سامان لاتا ہے اور میرل کہتی ہے چاچا جان یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چاچا جان کہتا ہے کہ بھائی جان ہوتے آج تو یہ سب کرتے، لیکن میں ان کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں کہ میری بچی کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میرل چچا جان کی یہ بات سن کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور میرل کی امی بھی بھائی جان سے کہتی ہے کہ بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ملازم علی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ علی کہتا ہے کہ جو بھی بات ہے مجھے کھل کے بتاؤ، دادی ماں ٹھیک ہیں؟ وہ کہتا ہے جی سب ٹھیک ٹھاک۔ ملازم کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ علی کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ ملازم ہمت کر کے بتا ہی دیتا ہے کہ میرل کی شادی ہے کل۔ علی یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فوراً آتا ہوں۔ پھر علی دادی ماں کو کال کر کے کہتا ہے میں تو میرل کا آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، وہ آپ کی امانت تھی، اب آپ کے پاس میری پھر یہ سب کچھ کیا سن رہا ہوں، بتائیں مجھے۔ دادی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اسے کیسے پتہ چلا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ سب بھول جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ پھر علی کہتا ہے کہ یہاں میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کام پہ دھیان دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی کی یہ بات سن کر دادی ماں کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ پھر علی فوراً اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت واپس جانا ہے، فوراً میری فلائٹ بک کرواؤ۔ وہ فوراً ٹکٹ کرواتا ہے اور علی واپس آتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے ملازم کے ساتھ بائک پر شادی ہال پہنچتا ہے، جہاں سب علی کو ایسے پریشان دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں بتایا۔ وہ غصے میں دولہے کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرل صرف میری ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا سوائے میرے۔ میرل بھی علی کی یہ بات سن کر خوش بھی ہوتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے۔ ادھر دادی ماں مینیجر کو کال کر کے کہتی ہے کہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ یہاں کہاں ہو۔ وہ دادی ماں کو بتاتا ہے کہ علی صاحب تو ملازم کے ساتھ بائک پر چلے گئے ہیں، اور پھر دادی ماں غصے سے کہتی ہے کہ تم لوگ وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، جاؤ اس کے پیچھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کیا علی ادھر فوراً میرل سے نکاح کر لے گا یا دادی ماں کی اصلیت سامنے آ جائے گی؟ علی کے میرل کے گھر والے کروا دیں گے اس کی شادی علی کے ساتھ۔ جب دادی کو ان کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا یہ جانتے